मैं दिवाकर गुप्ता मोविशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज पॉलिटी एंड गवर्नेंस की कुछ बेसिक चीजें पर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए काफी मददगार होगा। सबसे पहला चीज देखा जाए कि राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था, पहले सिलेबस को डिस्कस कर लें कि सिलेबस में एक्चुअली इसका नाम क्या है। क्योंकि हम लोग संविधान कहते हैं, संविधान इसका एक्चुअल नाम नहीं है। राज्य व्यवस्था कहते हैं इसको, अंग्रेजी में पॉलिटी कहते हैं। पॉलिटी, हिंदी में इसे राज्य व्यवस्था कहा जाता है। राज्य व्यवस्था का मतलब राज्य की व्यवस्था है। राज्य की व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया जाए तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करें कि राज्य क्या है। राज्य राजनीतिक राज्य भी होता है, सरकारी राज्य भी हो सकता है। लेकिन अभी यहां हम लोग राजनीतिक राज्य की बात करें तो एच.जे. लास्की ने, एक राजनीतिक विचारक है एच.जे. लास्की, उन्होंने राज्य के लिए 4 तत्व बताया: जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। जहां ये 4 तत्व होते हैं उसे हम लोग राज्य कहते हैं। लेकिन वो राज्य राजनीतिक रूप से राज्य होगा। वहीं अनुच्छेद 12 में सरकारी राज्य की परिभाषा दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में सरकारी राज्य को डिफाइन किया गया है। तो सरकारी राज्य को जो परिभाषित किया गया अनुच्छेद 12 में, उसका मुख्य उद्देश्य है कि जिन्हें सरकारी राज्य की परिभाषा में परिभाषित कर दिया गया, वो सभी एजेंसी मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसलिए वहां सरकारी राज्य के रूप में उन्हें डिफाइन किया गया है। जैसे संघ सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज, नगरीय निकाय और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट राज्य की परिभाषा में शामिल किया है अन्य एजेंसियों को भी। जैसे जीवन बीमा निगम भी राज्य की परिभाषा में आता है, सरकारी। बैंक भी आते हैं सरकारी राज्य की परिभाषा में। रोडवेज भी आता है सरकारी राज्य की परिभाषा में। तो उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो राज्य की व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो किसी भी राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक रूल एंड रेगुलेशन का होना आवश्यक है, और उस रूल एंड रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए एक मशीनरी का होना आवश्यक है। तो उस रूल एंड रेगुलेशन, नियम एवं कानून, और उस नियम एवं कानून को मेंटेन करने के लिए एक मशीनरी का होना आवश्यक है। इसी रूल एंड रेगुलेशन को हम लोग संविधान कहते हैं, और इसी मशीनरी का नाम शासन व्यवस्था कहा जाता है। शासन व्यवस्था। इसलिए आपके सिलेबस में राज्य व्यवस्था, संविधान एवं शासन व्यवस्था के नाम से प्रचलित है। केवल यहां संविधान नहीं पढ़ना है, केवल यहां शासन व्यवस्था नहीं पढ़ना है, बल्कि पॉलिटी के अंतर्गत, राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान एवं शासन व्यवस्था दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो किसी भी राज्य की व्यवस्था को सुचारू संचालित करने के लिए एक नियम एवं कानून का होना आवश्यक है। उस नियम एवं कानून को बनाने के लिए, उसका क्रियान्वयन करने के लिए और उसकी व्याख्या करने के लिए एक मशीनरी का होना आवश्यक है। उसी रूल एंड रेगुलेशन का नाम संविधान है, और उसी मशीनरी को हम लोग शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसलिए आपका सिलेबस राज्य व्यवस्था, संविधान एवं शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाएगा। अब हम लोग कहते हैं कि भारत में विधि का शासन है और सर्वोच्च विधि भारत का संविधान है। इसका तो हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, विधि से ऊपर कोई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल,
सन 2013 में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तो उनसे एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि यदि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो देश में शासन किसका होगा। वहां उन्होंने 3 विकल्प दिया था कि शासन नरेंद्र मोदी का होगा, कि शासन आरएसएस का होगा, कि शासन बीजेपी का होगा। तब उन्होंने कहा कि हमारी ओर से एक और विकल्प रख लें, शासन विधि का होगा। इसका मतलब देश में विधि का शासन है, विधि से ऊपर कोई नहीं है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। यहां तक कि हमारे यहां संविधान के संरक्षक के रूप में शपथ राष्ट्रपति लेता है, लेकिन यदि राष्ट्रपति भी संविधान का उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 61 में आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव के माध्यम से महाभियोग प्रस्ताव लगाकर उसे हटाने की व्यवस्था की गई है। सिद्ध करता है कि भारत में विधि से ऊपर कोई नहीं है, भारत में शासन विधि का है, संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। हमारे देश में संविधान से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि कानून क्या है। कई लोग आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि कानून क्या है। तो कानून और नैतिकता में बेसिक डिफरेंस है कि जो चीजें मेरे लिए बाध्यकारी है उसे कानून कहते हैं, और जो चीजें मेरे लिए स्वेच्छाचारी है उसे नैतिकता कहते हैं। तो बाध्यकारिता को कानून कहते हैं और स्वेच्छाचारिता को नैतिकता कहा जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि कानून क्या है। कोई आपसे पूछ सकता है कि कानून क्या है। तो समाज के द्वारा स्थापित रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा एवं परंपरा जो किसी भी समाज या समुदाय के लिए बाध्यकारी हो उसे कानून कहा जाता है। इसका मतलब कानून एक बाध्यकारी नियमन है। कानून मेरे लिए बाध्यकारी है, कानून आपके लिए बाध्यकारी है। तो कानून बाध्यकारी नियमन को कानून कहते हैं, और जो चीजें मेरे लिए स्वेच्छाचारी है उसे हम लोग नैतिकता के नाम से जानते हैं। यही दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। बाकी चीजें तो आप लोगों को संविधान पेपर नंबर 2 में पढ़ाया जा रहा है, और जब इथिक्स की बात करते हैं तो पेपर नंबर 4 में आपके सिलेबस में इथिक्स जोड़ा गया है। अब प्रश्न उठता है कि संविधान या कानून की दूसरी परिभाषा भी हो सकती है। तो आप लोग जानते हैं कि संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था, और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव न सही प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुस्तान की जनता के द्वारा किया गया था, देश की जनता के द्वारा किया गया था। तो देश की जनता ने उन पर अपना विचार व्यक्त किया था। तो देश की जनता की अभिव्यक्ति का प्रतीक है संविधान सभा। तो संविधान की सभा के द्वारा यदि संविधान का निर्माण किया गया तो संविधान क्या है? तो आप लोग बोल सकते हैं कि किसी भी देश की जनता की अभिव्यक्ति का प्रतीक है, क्योंकि हमने उस पर मत व्यक्त किया है, इसलिए वो हमारे लिए बाध्यकारी है। तो संविधान एक बाध्यकारी नियमन है। देश में शासन किसका है? तो बोलेंगे संविधान का है। देश में विधि का शासन है, और विधि से ऊपर हमारे भारत में कोई नहीं है, क्योंकि हम सबके अधिकारों का स्रोत भी संविधान है। एक नागरिक के रूप में हम आपको अधिकार संविधान ने दिया है। एक पद के रूप में जो अधिकार मिला है वो संविधान से मिला है। एक संस्था के रूप में जिसको अधिकार मिला है वो संविधान से मिला हुआ है। इसका मतलब है कि हम सबके अधिकारों का स्रोत भारत का संविधान है। लेकिन वो संविधान हमें अनलिमिटेड पावर नहीं दिया है, असीमित अधिकार नहीं दिया है। इसका मतलब कि अधिकारों का स्रोत भी अगर भारत का संविधान है तो अधिकारों को संतुलित करने का काम भी भारत का संविधान ही किया है। तो एक तरफ हम सबके अधिकारों का स्रोत संविधान है, संस्थाओं का भी स्रोत संविधान है, और कोई भी संस्था निरंकुश नहीं हो सकती है। उनकी स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने का काम भी संविधान ने किया है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान
शक्ति का स्रोत भी है, तो संविधान शक्ति को संतुलित करने का भी काम किया है। तो शक्ति संतुलन के रूप में भी संविधान और हम सब के शक्तियों के स्रोत के रूप में भी संविधान। तो संविधान शक्ति का स्रोत भी है और हम सब की स्वेच्छाचारिता पर, हम सब की निरंकुशता पर अंकुश लगाने का काम भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के द्वारा किया गया है। अब यदि कोई पूछे कि और संविधान क्या है, तो संविधान को हम लोग, जो क्वेश्चन बार बार आता है, इसको इस रूप में दे सकते हैं। ये तो मैंने आपका सिलेबस डिस्कस किया, अब इसको हटा रहा हूं। संविधान को अगर दो तरीके से देखा जाए, संविधान को दो पार्ट में बांट दिया जाए। एक संरचनात्मक रूप में संविधान, संरचनात्मक संविधान, संविधान, और दूसरा कार्यात्मक संविधान, संविधान। इसका तो संरचना के रूप में संविधान है और कार्य के रूप में भी संविधान है। जब संरचना के रूप में संविधान की बात करें तो देखा जाए कि इसमें भी दो बातें आती हैं। एक हम लोग कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में अगर आपसे कोई पूछता है कि संविधान क्या है, तो आप लोग कहते हैं संविधान एक दस्तावेज है। कैसा दस्तावेज है? तो आप लोग कहते हैं लिखित दस्तावेज है। इसका तो भारत का संविधान लिखित है। लिखित संविधान हमारे देश का है। विश्व के कुछ देशों का संविधान अलिखित भी हो सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन लिखित नहीं है, अलिखित है। लेकिन अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन है, लिखित है। तो हमने भारत का संविधान को मौखिक रूप से नहीं, अलिखित नहीं, बल्कि एक लिखित संविधान के रूप में यहां दिखाया गया है। भारत का संविधान कैसा है? एक लिखित दस्तावेज है। दूसरी बात, संविधान का और क्या है संरचना के रूप में? तो संविधान एक गाइडलाइन है, संविधान एक मार्गदर्शन का काम करता है। तो संविधान एक दस्तावेज है, एक दस्तावेज है और संविधान एक मार्गदर्शन है। संविधान सबको गाइडलाइन देता है कि राज्य का निर्माण, उसकी संरचना की व्याख्या एवं उनका मार्गदर्शन करता है। तो संविधान को संरचनात्मक आधार पर देखा जाए तो संविधान एक दस्तावेज है। लेकिन कैसा दस्तावेज है? तो बोले भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है और दूसरा संविधान एक मार्गदर्शन के रूप में काम करता है। अब रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो मान लीजिए कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ दे कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लेख सर्वप्रथम किस अधिनियम में आया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार लिखित संविधान की बात किया गया। लेकिन अगर क्वेश्चन बदल दें कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहां से लिया, तो आप बताएंगे रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने अमेरिका से लिया है। और अमेरिका परिसंघीय संविधानों का आदर्श है। परिसंघ की आज तक तो परिभाषा नहीं की गई जिस पर सभी विद्वान एक मत हों, लेकिन परिसंघ को अपनाने वाला विश्व का पहला देश अमेरिका है। इसलिए अमेरिका को परिसंघीय संविधानों का आदर्श जरूर कहा जाता है। तो अमेरिका का संविधान अगर रिटेन है और हमने रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका से लिया है, तो हम लक्षण के आधार पर यह कह सकते हैं कि भारत का संविधान भी परिसंघीय है, संघात्मक है। केवल लक्षण के आधार पर एक लक्षण हमको मिल गया कि लिखित संविधान परिसंघ का एक लक्षण है और हमने लिखित संविधान अमेरिका से लिया है,
तो ये कहा जा सकता है कि भारत का संविधान भी परिसंघीय है। दूसरा, कार्यात्मक आधार पर देखा जाए तो पुनः इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक, शक्ति के स्रोत के रूप में संविधान, शक्ति के स्रोत के रूप में संविधान, और दूसरा, शक्ति संतुलन के रूप में संविधान। शक्ति संतुलन के रूप में संविधान, शक्ति के स्रोत के रूप में संविधान, और दूसरा, शक्ति संतुलन के रूप में संविधान। संविधान, इसका मतलब कि राज्य की विभिन्न एजेंसी तथा उसके प्राधिकारों के शक्तियों की विस्तृत व्याख्या करने वाली प्रणाली है संविधान। कोई आपसे पूछे कि राष्ट्रपति की शक्ति का स्रोत, तो हम कहते हैं भारत का संविधान है। संसद की शक्ति का स्रोत भारत का संविधान है। एक नागरिक होने के नाते जो मुझे अधिकार मिला है, उन अधिकारों का स्रोत भारत का संविधान है। राज्यपाल की शक्ति का स्रोत भारत का संविधान है। यहां तक कि ग्राम सभा भी एक संवैधानिक संस्था है, तो ग्राम सभा की भी शक्ति का स्रोत भारत का संविधान है। तो जितने भी राज्य की एजेंसी हैं, जितने भी राज्य के पदाधिकारी हैं, इन सब की शक्तियों का स्रोत भारत का संविधान है। लेकिन यह संविधान किसी भी पदाधिकारी, किसी भी एजेंसी, किसी भी संस्था को असीमित अधिकार नहीं दिया है, सबको सीमित किया है, और सीमित करने का काम भी भारतीय संविधान में किया गया है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम सब की शक्तियों को संतुलित करने का काम भी संविधान ने किया है। इसलिए कहते हैं कि संविधान क्या है, तो कार्यात्मक आधार पर शक्ति के स्रोत के रूप में संविधान को देखते हैं और शक्ति के संतुलन के रूप में भी संविधान को देखते हैं। संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है, संसद के पास संविधान संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल 1973 के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया कि संसद संविधान संशोधन करके मूलभूत ढांचे को न तो समाप्त कर सकती, न सीमित कर सकती और न ही छीन कर सकती। इसका संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है, लेकिन सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद भी संप्रभु संस्था नहीं है। संसद निरंकुश नहीं हो सकती है। कानून बनाने के संदर्भ में उस पर अंकुश लगाने का काम भी हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का सारांश न्याय है और संपूर्ण न्याय के लिए उत्तरदायी सुप्रीम कोर्ट है। तो उत्तरदायित्व के समतुल्य सत्ता भी सुप्रीम कोर्ट के पास होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज निरंकुश नहीं हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज निरंकुश होगा तो संसद को अधिकार है उस पर रिमूवल मोशन ला करके जजों को हटा सकती है। कंफर्म हो गया। इसका मतलब कि हमारे यहां शक्तियों का स्रोत भी शक्तियों का स्रोत भी संविधान है और सबको संतुलित करने का काम भी संविधान ने दिया है। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, किसी भी संस्था या पदाधिकारी या नागरिक के पास क्या अनलिमिटेड पावर है? तो आप लोग बोलेंगे लिमिट में पावर है। अनलिमिटेड पावर किसी के पास नहीं है, क्योंकि इसको लिमिट तय करने का काम संविधान ने कर दिया है। इसका मतलब कोई भी राज्य की एजेंसी, कोई भी राज्य का पदाधिकारी निरंकुश नहीं हो सकता है। उन सब पर अंकुश लगाने का काम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे देश में संविधान से ऊपर कोई नहीं है। देश में किसकी सर्वोच्चता है? तो बोलेंगे संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। तो जिस देश में संविधान की सर्वोच्चता हो, तो संविधान की सर्वोच्चता होना भी परिसंघ का लक्षण है। इसलिए परिसंघ ही संविधान का दूसरा लक्षण है, संविधान की सर्वोच्चता। इस आधार पर पुनः मैं कह सकता हूं कि देश में परिसंघी शासन प्रणाली है,
लेकिन भारतीय संविधान में परिसंघ शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों को यूनियन शब्द दिखेगा, आप लोगों को कहीं भी फेडरल शब्द नहीं दिखेगा। लेकिन लक्षणों के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि भारत का संविधान परिसंघीय है। अब आता है कि हर व्यक्ति के पढ़ाने का तरीका अलग होता है। कन्फर्म हुआ? तो विश्व में कई प्रकार का संविधान है, विश्व में संविधान भी कई प्रकार के हो सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि वैचारिक आधार पर देखा जाए, विचार के आधार पर, वैचारिक आधार पर संविधान के कई प्रकार हैं। जैसे हम लोग उदारवादी संविधान को देखा जाए, उदारवादी संविधान वह संविधान है जहां की अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। जिन देशों में या जिन देशों के संविधान में अधिकारों को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की गई है, उस देश के संविधान को उदारवादी संविधान कहा जाता है। तो अधिकार की बात कर रहा हूं तो हम लोग मौलिक अधिकार की बात कर रहा हूं। इसका मतलब कि मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिया। अमेरिका में मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की गई है, इसलिए हम लोग अमेरिकी संविधान को उदारवादी संविधान कहते हैं। दूसरा, समाजवादी संविधान भी है। समाजवादी संविधान का मतलब कि संसाधनों पर संकेंद्रण किसी व्यक्ति का नहीं होगा, संसाधनों पर संकेंद्रण समुदाय या राज्य का होगा और संसाधनों का समतामूलक वितरण होगा। तो जहां संसाधनों का समतामूलक वितरण होता है, उस देश के संविधान को समाजवादी संविधान कहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि हमारे यहां मूल संविधान में तो प्रस्तावना में समाजवाद नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। अब हम लोग कह सकते हैं कि भारत का संविधान भी समाजवादी है। तीसरा, साम्यवादी संविधान भी हो सकता है, जहां वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाती है। वर्ग विहीन सामाजिक व्यवस्था में समुदाय को उच्च स्तरीय महत्व दिया जाता है। ऐसे संविधान को साम्यवादी संविधान भी कहा जाता है। चौथा संविधान सत्तावादी है। सत्तावादी, जहां अनियंत्रित संप्रभुता को महत्व दिया जाता है। अनियंत्रित संप्रभुता को महत्व देने वाले संविधान को सत्तावादी संविधान कहा जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत का संविधान तो सत्तावादी नहीं है। एक और संविधान पंथ निरपेक्ष संविधान है। पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्ष को अंग्रेजी में सेक्युलर कहते हैं। पंथ निरपेक्षता शब्द भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 42वां संविधान संशोधन करके संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द भी जोड़ा गया। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष संविधान है, जहां कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता। इसका आशय यह है कि धर्म के आधार पर राज्य ना तो किसी को संरक्षण देता और धर्म के आधार पर राज्य न किसी के साथ भेद करता। ऐसे संविधान को पंथ निरपेक्ष संविधान कहा जाता है। तो आप लोग कहते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसका राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई पंथ नहीं है। धर्म के अंदर कई पंथ होते हैं, तो धर्म या पंथ के आधार पर राज्य ना तो किसी को संरक्षण देगा और धर्म या पंथ के आधार पर राज्य ना तो किसी के साथ भेद करेगा। हमारे यहां सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, इसलिए हम लोग सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं।
तो जिस समय आप एक पद के रूप में काम करते हैं उस समय आप पंथ निरपेक्ष होते हैं, क्योंकि राज्य का कोई धर्म नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति के रूप में जब आप रहते हैं तो आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। तो व्यक्ति के रूप में आप किसी भी धर्म का अनुयायी बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पदाधिकारी के रूप में आप काम करते हैं उस समय हमारे यहां राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो हम लोग सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। सभी धर्म बराबर है, किसी को धर्म के आधार पर ना आपको संरक्षण देना है, धर्म के आधार पर ना किसी के साथ भेद करना है। ऐसे संविधान को हम लोग पंथ निरपेक्ष संविधान कहते हैं, जो कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। और मुंबई बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि पंथ निरपेक्षता संविधान का मूलभूत ढांचा भी है। नेक्स्ट आता है लोकतांत्रिक संविधान, जहां समता और न्याय जैसे सिद्धांतों को वरीयता प्रदान की जाती है। समता और न्याय जैसे सिद्धांतों को जहां वरीयता प्रदान की जाती है, ऐसे संविधान को लोकतांत्रिक संविधान कहा जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत का संविधान लोकतांत्रिक है, क्योंकि यहां हम समता समानता की बात करते हैं और न्याय की बात करते हैं। और न्याय का मतलब निष्पक्षता। इसका मतलब जो भी न्याय देने वाली संस्था है वो निष्पक्ष हो, इम्पार्शियल हो, किसी के साथ भेद ना हो। ऐसी व्यवस्था को हम लोग लोकतांत्रिक संविधान के नाम से जानते हैं। प्रगतिवादी संविधान भी है। प्रगतिवादी संविधान, इसका तो नई परिस्थितियों के तहत अनुकूलित होने की क्षमता रखने वाले संविधान को हम लोग प्रगतिवादी संविधान कहते हैं। समय के परिवर्तन के साथ अपने आप को बदल लें, नई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को एडाप्ट कर लें। तो जब नई परिस्थितियों के तहत अनुकूलित होने की क्षमता रखते हैं तो ऐसे देश के संविधान को हम लोग प्रगतिवादी संविधान कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत एक प्रगतिवादी संविधान है, क्योंकि समय के परिवर्तन के साथ हम लोगों ने कई चीजें संविधान में संशोधन करके नया नया चीज जोड़ा गया है। एक आध्यात्मवादी संविधान भी होता है, जहां धर्म और धार्मिक सिद्धांतों से प्रभावित होने वाला संविधान हो, धर्म एवं धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर शासन चलता हो। ऐसे संविधान को हम लोग आध्यात्मिक संविधान कहते हैं। तो हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं है, न ही हम लोग धर्म से प्रभावित होकर देश का शासन करते हैं। इसका मतलब हम लोग यह कह सकते हैं कि भारत का संविधान आध्यात्मवादी तो नहीं है। तो विश्व में कई प्रकार के संविधान हैं, जो मैंने लगभग 7-8 प्रकार के संविधान की चर्चा किया। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। ठीक है।